बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि इंडिया जो गठबंधन बना है वो गठबंधन कुछ बोल रहा है, उस गठबंधन के जो घटक दल है वो कुछ बोल रहे हैं। तो ये निश्चिंत है कि वो अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं, मरता पैर मार रही है बीजेपी आरएसएस, लेकिन इनके मंसूबों को हम पूरा नहीं होने देंगे। नहीं, अगर ईवीएम पे चुनाव होगा लोकसभा का तो मोदी जी वापसी करेंगे 101%, कोई रोकने वाला नहीं है उनको। क्योंकि विपक्ष को पता ही नहीं है कि भाई बीजेपी ईवीएम का कितना बड़ा गेम खेलती है देश के अंदर। बोलने से कुछ नहीं होगा, ये सरकार बोलने वालों की सुनती नहीं है, सुनने वाली सरकार नहीं है। एक 2 अप्रैल 2018 को एक आंदोलन हुआ था देश के अंदर, भारत बंद का एक ऐलान किया था दलित समुदाय ने, आज़ादी के बाद पहला आंदोलन था। तो हमारे लोगों ने अगर बोला होता, खाली बोला होता, रोडों पे नहीं उतरे होते, तो SC/ST एक्ट को भी इन्होंने कमजोर करके खत्म कर दिया होता। तो बोलने के साथ साथ हमें रोडों पे भी उतरना पड़ेगा, हमें सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, चक्का जाम करना पड़ेगा इस देश का, तब ये ईवीएम बंद होगी, उससे पहले बंद नहीं होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को पता है ईवीएम वो तोता है जिसके अंदर बीजेपी की जान है, अगर ईवीएम खत्म तो बीजेपी खत्म। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य समाज न्यूज नेटवर्क। जंगड़ा साहब, आपसे एक सवाल है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी इस बार जीत गई तो फिर इसके बाद चुनाव नहीं होना है, 2024 के बाद फिर दोबारा से चुनाव कोई नहीं होना है, क्या कहेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, और आपके व्यूवर का सभी को जय भीम और जय ज्योति। हाँ, ये निश्चिंत है और इसमें कोई दौरा भी नहीं है, क्योंकि हम पिछले चुनाव को देख रहे हैं और अभी जिस तरीके से जो चुनाव राज्यसभा और लोकसभा एक साथ चुनाव कराने की जो बात कही जा रही है, ये स्पष्ट संदेश है कि जब राज्य का चुनाव होगा सरकार गिर जाएगी, लोकसभा का चुनाव होगा सरकार गिर जाएगी, फिर आप क्या करोगे? चुनाव प्रणाली इस देश के अंदर जो है अलग अलग होनी चाहिए, ताकि हर समय पे एक सिस्टम से चुनाव हो। लेकिन ये मेन मुद्दे से भटका हमारे को। पहला मैं इसी को पूरा कर देता हूं, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, आज 1.5 साल से ऊपर हो गया है, चुनाव नहीं हो रहे हैं। सरपंची के चुनाव 2-2.5 साल के बाद में कराए गए हैं। ब्लॉक समिति के चुनाव वो लेट कराए गए हैं। और इसी पैटर्न पे आकर के हमारे को नहीं लग रहा जो संवैधानिक तरीका है, जो इनका 5 साल के अंदर जो चुनाव होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी संविधान में एक जगह है ऐसी जिसमें 6 महीने का आप उसको आगे कर सकते हैं। तो ये उसी का बेनिफिट लेकर के उसी के माध्यम से ये क्या करेंगे, चुनाव को 2024 की बजाय ये लगभग 25 में लेके जाने का इनका प्रयास है। और आगे चुनाव ना हो, ये पूरी की पूरी, चाहे नरेंद्र मोदी की बात कर लो, चाहे बीजेपी की बात कर लो, और चाहे संघ आका बीजेपी का जो मोहन भागवत है वो भी यही कह रहा है। तो हमारे को तो सीधा इस डर सता रहा है कि जिस तरीके से इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम जो कार्ड खेला गया है, जो एक ब्राह्मणवाद की तरफ धकेला गया है, जो एक हिंदूवाद का सीधा सीधा इन्होंने इस देश के अंदर, इस देश को हिंदू बनाने की जो प्लानिंग की है, वो कहीं ना कहीं आज बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि इंडिया जो गठबंधन बना है वो गठबंधन कुछ बोल रहा है, उस गठबंधन के जो घटक दल है वो कुछ बोल रहे हैं। तो ये निश्चिंत है कि वो अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं, मरता पैर मार रही है बीजेपी आरएसएस, लेकिन इनके मंसूबों को हम पूरा नहीं होने देंगे। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो शब्द है, आरएसएस बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इंडिया शब्द जो विदेशी शब्द है, इसलिए अब इंडिया मत बोलो, ये भारत है, भारत बोला करो।
देखिए, किसी का भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, बीजेपी का छोटे कार्यकर्ता से लेके ऊपर तक हम लगातार 20 साल से कह रहे हैं कि ये भारत है, ये भारत है, लेकिन वो क्या बोलते हैं इसको, हिंदुस्तान। भाई हिंदुस्तान कब था? मैं तो ये पूछना चाहता हूं, कोई बीजेपी का एक वर्कर ये बता दे कि ये जो हिंदुस्तान जो शब्द था किसके शासन में था? मुगलों का राज होता था, मुगलों के राज में इस देश का नाम हिंदुस्तान था। और ये आज उसी नाम को बार बार लेकर के बार बार इस देश के अंदर हिंदू शब्द को जोड़ करके हिंदुस्तान तक, हिंदू देश बनाने तक की ये बात कह रहे हैं। तो आज तमाम इस देश के लोग हैं वो इसकी हर, चाहे चुनाव प्रणाली हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इस देश की कॉमन लैंड की बात हो, चाहे तमाम सारे जो इस देश के अंदर संसाधन हैं उनको लेकर के हर जन दुखी है। और एक ही मांग है कि इस देश के अंदर जातिगत जनगणना के नाम से ये लोग आए थे, ओबीसी के नाम पर ये इस देश के अंदर आए थे, लेकिन ना तो इन्होंने जातिगत जनगणना कराई और ना इस देश के अंदर जिसके नाम से आए थे उनको उनके हक अधिकार दिए। उल्टा उनको आतंकवादी बनाने का काम किया है बीजेपी ने और आरएसएस ने। जो मूल पिछड़ा वर्ग के जो लोग थे, जो ओबीसी के लोग थे, वो आज सारे के सारे जो है धर्म की आड़ के अंदर धकेला जा रहा है और मरवाया जा रहा है। ओवरऑल ये देखा जाए साहब, दीनदयाल साहब जी, कि सर्वे, तमाम न्यूज़ चैनल सर्वे निकाल रहे हैं और प्राइवेट एजेंसियां भी बहुत सारे सर्वे निकाल रही हैं, और वो सर्वे का जो रिजल्ट आ रहा है बड़ा चौंकाने वाला है जी। वो भी बीजेपी के विपक्ष में जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, अगर ईवीएम पे चुनाव होगा लोकसभा का तो मोदी जी वापसी करेंगे 101%, कोई रोकने वाला नहीं है उनको। क्योंकि विपक्ष को पता ही नहीं है कि भाई बीजेपी ईवीएम का कितना बड़ा गेम खेलती है देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का जो वो एक निर्देश था कि 3 लोग होंगे, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, विपक्ष का नेता होगा और स्वयं प्रधानमंत्री होंगे, तो ये 3 लोग अलग अलग होंगे तो वो एक अच्छा चुनाव आयोग का चयन कर सकते हैं। लेकिन उसको जो है पलट करके, जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश को पलट करके बीजेपी जो है अपना 2 लोग रखेगी और एक विपक्ष का कोई रहेगा। तो क्या यह मतलब एक अन्यायपूर्ण बात है, असंवैधानिक बात है? क्या कहेंगे कि ये लोगों के फ़ायदे में है? हमारे मोदी जी को और आरएसएस को चंद्रचूड़ जी, जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय हैं जी, उनसे डरी बैठी है सरकार कि भाई चंद्रचूड़ जी अगर न्यायिक प्रणाली के किसी व्यक्ति को, किसी जज को इसमें शामिल कर देंगे इस कमेटी में, तो हमें जो गलत तरीके से ईवीएम का दुरुपयोग करके जो सत्ता हासिल करनी है वो हम नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग को अपनी मर्जी से उंगलियों पर नचाना है वो हम नहीं नचा पाएंगे। तो साफ साफ तो दिख रहा है ना कि फिर तो आने वाला चुनाव बिल्कुल ऐसे ही होगा। बिल्कुल, और निश्चित है कि वो बीजेपी जीतेगी। तो ये ऐसे होगा, पहले की तरह होगा। ये विपक्ष की सबसे बड़ी नाकामी है। इस पे केवल ईवीएम पे केवल एक वामन मेश्राम जी बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के जो हमारे बहुजन मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं, केवल वही बोल रहे हैं ईवीएम के ऊपर। बाकी देश का पूरा विपक्ष ईवीएम के मुद्दे पे मौन है। ये जब बोलेंगे जब मोदी जी सत्ता में वापसी करेंगे भारी बहुमत से, उसके बाद ये बोलेंगे, उसके बाद इनकी सुनने वाला कोई नहीं। मायावती कहती हैं कि जो है ईवीएम से चुनाव होता है, फ्रॉड होता है, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। अखिलेश यादव बोलते हैं, तमाम नेता बोलते हैं, लेकिन सड़कों पे कोई आता नहीं है। रीजन क्या है? भाई बोलने से कुछ नहीं होगा। ये सरकार बोलने वालों की सुनती नहीं है, सुनने वाली सरकार नहीं है जी। एक 2 अप्रैल 2018 को एक आंदोलन हुआ था देश के अंदर, भारत बंद का एक ऐलान किया था दलित समुदाय ने, आज़ादी के बाद पहला आंदोलन था। तो हमारे लोगों ने अगर बोला होता, खाली बोला होता, रोडों पे नहीं उतरे होते, तो SC/ST एक्ट को भी इन्होंने कमजोर करके ख़त्म कर दिया होता। तो बोलने के साथ साथ हमें रोडों पे भी उतरना पड़ेगा, हमें सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, चक्का जाम करना पड़ेगा इस देश का, तब ये ईवीएम बंद होगी, उससे पहले बंद नहीं होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी RSS को पता है ईवीएम वो तोता है जिसके अंदर बीजेपी की जान है। अगर ईवीएम खत्म तो बीजेपी खत्म। अच्छा जी, अगर ईवीएम पे चुनाव होगा तो मैं फिर कह रहा हूँ, इसके बाद भी कहूँगा, बीजेपी सत्ता में वापसी 101% करेगी। उसको सत्ता में जाने से कोई भी विपक्षी दल, कोई इंडिया गठबंधन या कोई और गठबंधन नहीं रोक पाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं रोक पाएगा।
तो मेरा निवेदन है विपक्ष के सभी नेताओं से, खासकर राहुल गांधी जी से और देश के वरिष्ठ नेताओं से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि भाई ईवीएम को जरूर बैन कराएं। ईवीएम पर अगर इलेक्शन होता है तो आप मोदी जी को सत्ता से हटाने की केवल सोच सकते हैं, हटा नहीं सकते किसी भी कीमत पर। ये हमारा वादा है। तो ये है सिचुएशन, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी राय रखी। तो ये है कि बहुत सारा असमंजस है, आप देख सकते हैं कि लोगों में एक डर का माहौल है कि भाई आने वाला चुनाव कैसा होगा, क्या ईवीएम से लोगों का जो वोट है वो चोरी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। लोग जो वोट दे रहे हैं उनको पता नहीं होता हमने जो वोट दिया है वो कहाँ गया है, जिसको हमने दिया है उसी पे गया है कि कहीं और गया है। तो ये सब असमंजस के दौर में ये चुनाव हो रहा है, सेटिस्फेक्शन कहीं भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।